Namaste, and my session is on UN Peace Process यानी द UN एंड द वर्ल्ड पीस। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल ध्येय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करना है। चार्टर में अनुच्छेद 33 से लेकर 38 यानी 33 से लेकर 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समझौते की व्यवस्था की गई है। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से आज तक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी अनेक विवाद इसके समक्ष लाए गए हैं। इन विवादों को सुलझाने में यद्यपि संघ सदैव सफल नहीं हुआ है, तथापि अनेक बार युद्ध की संभावना को टालकर विश्व शांति की दिशा में बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि उसने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र के जन्म के बाद ही इसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो इस समय तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन सकती थी। बर्लिन समस्या तथा कोरिया युद्ध ऐसे प्रकरण थे जिन्हें तत्कालिक परिस्थितियों में राजनीतिज्ञों और जनसाधारण को युद्ध की संभावना दिखाई पड़ती थी। वर्तमान युग में राजनीतिक क्रियाकलाप केवल राजनीति के प्रकरण से ही बंधे नहीं हैं। अनेक समस्याएं राजनीतिक स्वरूप को लेकर विवाद के रूप में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अणुशस्त्रों के विस्तारों को रोकने का प्रश्न, कहीं रंगभेद नीति हो या कहीं सीमा विवाद हो तथा अन्य क्षेत्रीय स्थायी हितों से संबद्ध समस्याएं विवादों का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उस पर पूर्ण नियंत्रण न पाया जा सके और उसे विश्व शांति की समाप्त कर देने वाली परिस्थितियों में न विकसित होने दिया जाए तो ये भी अपने आप में एक सफलता है जो विश्व राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जहाँ विवादों के निपटाने के लिए एक और विचार विमर्श किया जा सकता है। दूसरी ओर युद्ध की स्थितियाँ अथवा संभावित स्थितियों के निराकरण के लिए प्रस्तावों के रूप में उपाय सुझाए जाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एक सरकार का संगठन नहीं है, न ही इसकी कार्यप्रणाली की सरकारी है, फिर भी वे अपने सदस्यों के सहयोग से भी कदाचित अथवा विश्व युद्ध को एक प्रकार से अमान्य स्वीकार कर चुके हैं। पर्याप्त रूप से विवाद की स्थिति पर नियंत्रण पाने, उसका निराकरण करने अथवा उसे विस्तृत विवाद का क्षेत्र न बनने देने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिन्हें हम देख के उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका को हम अपूर्व नहीं कह सकते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्षमता को विशिष्ट। फिर भी संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो विश्व राजनीति में यद्यपि स्वयं प्रभावकारी रूप से तो उपस्थित नहीं होती, तथापि अनेक परिस्थितियों इस मंच की उपयोगिता को स्वीकार कराती दिखाई पड़ती है। इसके ठीक अब ऐसे कि अगर हम कुछ उदाहरण देखें कि जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आने वाले जो विवाद रहे, जैसे कि ईरान जो कि 19 जनवरी 1946 में जब ईरान ने सुरक्षा परिषद को सूचना दी कि सोवियत संघ फौजें उसके अज़रबैजान प्रांत में घुसी हुई है, या फिर आपका जैसे कि बर्लिन का घेरा हो या पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, या फिर 1947 का कोरफू चैनल विवाद हो, या फिर कोरिया का हो 25 जून 1950, या फिर कश्मीर की प्रॉब्लम हो, या स्विस नहर जो कि 1956 का है, या फिर अरब रिज़र्व प्रॉब्लम, या फिर आप देख सकते हैं नाइजीरिया या फिर वियतनाम 1954 की प्रॉब्लम, या फिर अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जाना 27 दिसंबर 1979 को, या फिर फॉकलैंड विवाद जो कि फॉकलैंड विवाद। इसके अलावा ग्रेनेडा में अमेरिकी हस्तक्षेप या कुवैत और इराकी कब्जे से मुक्त कराना, और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र का अंतरिम बल, पूर्वी तिमोर, कोसोवो, बोस्निया, इराक की समस्या, या फिर लेबनान में संघर्ष विराम, या फिर आप कह सकते हैं कि 2011 में जैसे लीबिया। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं उदाहरण के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोपरि उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, और इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। यहाँ पर ये कहना गलत ना होगा कि विश्व शांति को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी
या पनप सकता है जब उसे एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता या समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोक या नियंत्रित कर सकती है, जबकि हर बड़े राष्ट्र अर्थात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को तात्विक या वास्तविक प्रश्नों के निर्णय में वीटो प्राप्त है। ये सही है कि पिछले आप देख लीजिए कि जब से हम स्वतंत्रता से देख लीजिए कि कोई महायुद्ध अथवा अमेरिकी रूस के बीच सीधा फौजी टकराव नहीं हुआ है, लेकिन इसका श्रेय इन दोनों के बीच स्थापित नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध के भीषण परिणामों के एहसास की है, न कि संयुक्त राष्ट्र या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध निरोधक भूमिका के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले दशकों से लगभग 150 छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए हैं, जैसे कि भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान संघर्ष, इथियोपिया सोमालिया संघर्ष इत्यादि। तो जिसमें जैसे कि आप अगर देखते हैं कि युगोस्लाविया, ये जो रवांडा तथा सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र को असफलता का मुंह देखना पड़ा और इससे संघ की छवि धूमिल भी हुई है। उपनिवेशवाद के अगर हम उपनिवेशवाद के विघटन के मामले में 14 दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने 89 मतों से एक उपनिवेशवाद विघटन घोषणा पारित की। निश्चय ये ऐतिहासिक घोषणा के बाद लगभग 50 राष्ट्रों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। शायद ये भी स्वीकार करना होगा कि विभिन्न उपनिवेशों में स्वाधीनता सेनानियों की इस घोषणा से नया बल और प्रोत्साहन मिला। लेकिन जहाँ तक इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सीधे व ठोस योगदान के प्रश्न हैं, उपनिवेशिक समस्याओं के विख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ रूपर्ट इमर्सन का कहना है कि उपनिवेशवाद के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है। उपनिवेशवाद विघटन की अधिकांश राजनीति संयुक्त राष्ट्र संघ के घेरे में नहीं गुजरी है। प्राय उपनिवेशवाद विघटन संबंधी सभी कार्रवाई उपनिवेश निवासियों के शांतिपूर्ण या गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर जनवरी 1940 में लंदन में हुए महासभा के प्रथम सत्र में विचार विमर्श हुआ था और उसके बाद प्राय महासभा के हर वार्षिक सम्मेलन में इस पर विचार होता है। इसके अलावा जैसे कि आप आंशिक परिमाण निरोध संधि 1963 की, परमाणु प्रसार संधि 1968 एटसेट्रा, जिनमें सोवियत या फिर आप दोनों सॉल्ट समझौते आप देख सकते हैं 1972 का या फिर 1969 का, या INF ट्रीटी 1986 का, या फिर स्टार्ट ट्रीटी 1991 में भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी बातचीत की फलस्वरूपी रहा। परंतु इन सब कमजोरियों के बावजूद भी ये मानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष की कई स्थितियों में, जैसे कि कॉन्गो और साइप्रस में, शांतिपूर्ण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी, जैसे कि भारत बांग्लादेश विवाद तथा पश्चिम एशिया संकट में उसके विचार विमर्श व सलाह मशवरे के माध्यम से हालत की एक गहमागहमी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का अपना एक विशिष्ट वातावरण है और जहाँ आप कह सकते हैं कि इस तरह विरोधियों के बीच एक संवाद संपर्क पूरी तरह टूटता नहीं है। इन अनौपचारिक संपर्क के फलस्वरूप कभी भी कुछ शंकाओं का निवारण हो जाता है और तनाव कम भी हो जाते हैं। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल का काम करता है और रॉल्फ बुंचे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता ये है कि ये राष्ट्रों को बातचीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करते रहें उतनी अधिक अच्छा है, क्योंकि उतने समय युद्ध टल जाता है।